अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। उसने डरते सहमते और हिचकिचाते हुए घर की दहलीज से अपना पहला कदम बाहर निकाला। दिल था कि जोर जोर से धक धक कर रहा था, जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। दिमाग चिल्ला चिल्ला कर आगे कदम बढ़ाने से रोक रहा था और कह रहा था कि सिवाय जिल्लत के इस रास्ते की मंजिल कोई नहीं है जिस पर वो चलने वाली है। अभी वक्त है, मौका भी है, अपने कदम वापसी की तरफ मोड़ ले। ये ना हो कि वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल जाए। लेकिन दिल दिमाग की नफ़ी कर रहा था, उसे समझा रहा था कि आज अपनी मोहब्बत साबित करने का दिन है। दुनिया पर साबित कर दो कि तुम्हारी मोहब्बत नफसानी ख्वाहिशात से पाक है और मोहब्बत करना गुनाह नहीं। जब इश्क और मोहब्बत के मामले में दिल और दिमाग की जंग हो तो अक्सर दिल की आरज़ुएं दिमाग की सारी दलाइल पर भारी पड़ जाती हैं। आज भी दिल और दिमाग की इस जंग में दिल की जीत हुई थी और दिमाग की मात। उसने अपने कदम बाहर निकाल लिए। रात का वक्त था और मौसम के तेवर भी खतरनाक थे। गली कूचे में लोग ना होने के बराबर थे। ऐसे में अपने हसीन वजूद को सियाह चादर में छुपाए वो चल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी टांगें कपकपा रही हैं। उस वक्त उसका सारा एतमाद झाग की तरह बैठ गया था। वो रोड पर आ गई। हवा और तेजी से चलने लगी थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। अचानक तेज हवा का झोंका आया और उसकी चादर उसके सर से सरक गई। इस बार ना जाने क्यों दिल इतनी जोर से धड़का था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अभी वो अपनी चादर संभाल नहीं पाई थी कि एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर ने अपना सर बाहर निकाला और कहा, मैडम कहाँ जाना है, आए बैठ जाएं। वो पहले ही हवास बाख्ता थी। अचानक टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर जी जान से कांप उठी। फिर वो पिछली सीट पर बैठ गई और टैक्सी ड्राइवर को अपनी मंजिल का बताया। टैक्सी चल पड़ी। टैक्सी ड्राइवर भी बार बार बैकव्यू मिरर से उसे देख रहा था और उसके बारे में मफरूज़े कायम करने की कोशिश कर रहा था। मासूमियत और खौफ के इम्तिजाज ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। टैक्सी में बैठी वो बदनसीब लड़की अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी, जहां तबाहियां और रसवाइयां बाहें फैलाई उसकी मुंतजिर थीं। तूफान आने से पहले अपनी खबर नहीं देता और जाने के बाद अपने असरात छोड़ जाता है। इस बस्ती से भी तूफान गुजर चुका था और उसकी तबाही नाकाबिले बर्दाश्त थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था और कोई दिलासा देने वाला भी न था। और फिर उसके माँ बाप, बहन भाई और बाकी सब रिश्तेदारों को उस जादूगर भजन नाथ ने मार डाला था। लेकिन वो अपनी मौत से भी न बच सका था। असल में भजन नाथ एक शैतानी जादूगर था। उसके आका ने उसे हुक्म दिया था कि अगर वो उस जिन्नाती बस्ती को तबाह कर दे तो उसका शैतान आका उसे महान शक्ति देगा। एक दानिश्त में भजन नाथ ने सारी बस्ती को सफाए हस्ती से मिटा डाला था। लेकिन जिनजादी रोजीना उस वक्त बस्ती में न थी, इसलिए वो बच गई थी। और यही बात भजननाथ के आका के तैश का सबब बनी थी। भजननाथ के शैतान आका ने तैश में आकर अपने भक्त भजननाथ की जान ले ली थी और अब जिनजादी रोजीना तन्हा रह गई थी। उसके आगे पीछे कोई ना था, वो लावारिस होकर रह गई थी। उस जादूगर ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, उसे तन्हाई का अजाब दे गया था। उस बस्ती में जहां उसने आंखें खोली थी वो बस्ती आज उजड़ चुकी थी, वीरान हो गई थी। रोजीना ने अपने आंसू साफ किए और उठकर खड़ी हो गई। एक पल में रोजीना ने फैसला कर लिया था कि उसने क्या करना है। ये जादूगर इंसानी बस्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए उसने इंसानी बस्ती में जाना था। एक ख़ानदान हासिल करना था। उसे अपने ऊपर से लावारिस नाम का तौक उतारना था और अपने मकसद की तकमील करनी थी। किरण की गाड़ी आज नहीं आई थी, इसलिए वो रिक्शा लेकर घर वापस आई थी। किरण कॉलेज में सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी। रिक्शे ने किरण को ज़रा घर से दूर उतार दिया था और अब किरण पैदल ही घर की तरफ जा रही थी। गर्मियों का मौसम था, गलियां एकदम सुनसान और बयाबान थीं। अचानक किरण को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। किरण ने मुड़कर देखा तो कोई न था। वो उसे अपना वहम समझते हुए आगे की तरफ चल पड़ी। अचानक पीछे से किसी ने बहुत जोर से किरण के सर पर डंडा मारा
किरण गिर गई और बेहोश हो गई और आनन फानन उस गली में वो जिनजादी रोजीना जाहिर हुई और किरण को उठाकर यूं अपने कंधे पर डाला जैसे वो कोई मोम की बनी गुड़िया हो और फिर गायब हो गई। किरण को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। आसपास कोई न था, ता हद्दे निगाह कोई आदमजाद न था। वो उस वक्त एक नखलिस्तान में कैद थी। अचानक सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। किरण ने जरा गौर से देखा तो वो एक खूबसूरत लड़की थी जो निहायत बावकार चाल चलते हुए उसके करीब आ रही थी। वो करीब आई तो किरण ने देखा कि उस लड़की ने सफ़ेद रंग का फराकनुमा लिबास पहन रखा है। उसके खुले हुए हसीन बाल उसके चेहरे के नकूश के साथ अटखेलियां कर रहे थे। किरण को लगा दुनिया की हसीन तरीन सूरत उसके सामने खड़ी है। बोलने की इब्तिदा भी उस हसीन दोशीज़ा ने की। हमारा नाम रोजीना है और हम एक जिनजादी हैं। आप हमारे हुस्न के शहर से बाहर निकलकर गौर करें कि आप यहाँ इस वक्त इस नखलिस्तान में हमारी कैदी की हैसियत से मौजूद हैं। रोजीना की बात सुनकर किरण को एहसास हुआ कि वो किसी की कैद में है। वो सोचने लगी कि मैं अभी तक घर नहीं गई, पता नहीं ताया जान किस कदर परेशान होंगे। रोजीना ने कहा, हाँ वाकई तुम्हारे ताया जान बहुत परेशान हैं। किरण हैरत से बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सोच रही हूँ? शायद आपने पहले सुना नहीं, हम एक जिनजादी हैं, बहुत ताकतवर। हम दूसरों के दिलों की बात जान लेते हैं। आखिरी बात पर रोजीना का लहजा भर्रा सा गया। वो गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हो? इस साइंसी दौर में जिनजादी भूत प्रेत कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बनाई हुई कहानियां हैं। तुम अपनी शौबदाबाजी बंद करो और मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाई हो। रोजीना चलती हुई कुर्सी के पास आई जिस पर किरण बंधी हुई थी। रोजीना ने किरण के बालों को अपनी मुट्ठी में लिया और बोली, बेवकूफ़ आदमजादी, तुझे मैं अभी यकीन दिलाती हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना कहते ही रोजीना एक खूबसूरत लड़की से चिड़िया बन गई और कुर्सी के आसपास उड़ने लगी। खौफ की वजह से किरण की चीखें निकल आईं। रोजीना वापस अपनी इंसानी शक्ल में आई और पूछा, अब यकीन आ गया है ना कि मैं कौन हूँ? जिनजादी रोजीना हूँ। रोजीना ने चिल्लाकर कहा, हाँ यकीन आ गया। किरण डरते हुए बोली, लेकिन मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी जगह, रोजीना ने जवाब दिया। मेरी जगह? क्या मतलब? मेरे नाम तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जिनजादी बहन। चलो हम तुम्हें शुरू से सब बताते हैं, रोजीना ने कहा। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारा नाम रोजीना है और हम एक जिनजादी हैं। हमारी बस्ती थी, ख़ानदान था, लेकिन वो बस्ती, वो ख़ानदान, वो आशियाना एक हासिद की नज़र का शिकार हो गया और बस्ती उजड़ गई। हम लावारिस हो गए। लेकिन अब हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, उस हासिद भजननाथ जैसे जादूगरों का खात्मा। और इसके लिए हमें इंसानी बस्ती में रहना होगा, क्योंकि ये जादूगर और साधु इंसानी बस्तियों में ही रहते हैं और इंसानी बस्ती में रहने के लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। किरण जो ये सुन रही थी हैरान हो रही थी। उसने पूछा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? किरण की बात सुनकर रोजीना ने कहकहा लगाया और अचानक रोजीना बदल गई। अब उसकी जगह एक और किरण खड़ी थी। तुमने ये मेरी शक्ल कैसे अख्तियार कर ली? किरण ने खौफ से कांप कर पूछा। नकली किरण हंसते हुए बोली, हम तुम्हें कितनी बार बताएं कि हम जिनजादी हैं और हम किसी का भी रूप धार सकते हैं, तो तुम मेरी तरह यानी किरण बनकर मेरी फैमिली के साथ रहोगी? किरण ने हैरत से पूछा। बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। और मेरा क्या होगा? क्या मैं इस वीराने में कैद रहूंगी? देखो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म ना करो। मुझे मेरी फैमिली से जुदा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किरण रो रही थी। नकली किरण ने कहा, चलो तुम पर रहम खाती हूँ और तुम्हें इस वीराने में नहीं रहने दूंगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि वो जगह अब एक खूबसूरत अपार्टमेंट बन गई। किरण के हाथ रस्सियों की बंदिश से आज़ाद हो गए। वो एक सोफे पर बैठी हुई थी। नकली किरण हंसते हुए बोली, देखा मेरी जिन्नाती ताकतों का करिश्मा? ये एक तिलिस्मी घर है और तुम इसमें रहोगी और मैं तुम्हारे घर वालों के साथ किरण बनकर रहूंगी। किरण रो रही थी। वो बोली, देखो, मैं अपने कज़न उमैर से प्यार करती हूँ, मुझे उससे जुदा ना करो। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। ओह, ये प्यार भी क्या जालिम शय है। चलो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपना मकसद पूरा करने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत लौटा दूंगी। नकली किरण ने कहा और गायब हो गई। असली किरण रोने लगी और अब वैसे भी वो रोने के सिवा कर भी क्या सकती थी। सैयद वजाहत शाह बड़ी बेचैनी से किरण को कॉल कर रहे थे, मगर उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। शाम के 5 बज चुके थे और वो कॉलेज से अभी तक वापस नहीं आई थी।
आमतौर पर वो 1 बजे तक वापस आ जाती थी, मगर आज अभी तक लौट कर न आई थी। वजाहत शाह का तो टेंशन के मारे बुरा हाल था। उमैर भी अभी तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आया था। वजाहत आलम ने उमैर को कॉल की तो वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें अपने बेटे की तरफ से कोई टेंशन न थी, क्योंकि वो जानते थे कि उमैर क्लास अटेंड कर रहा होगा, इसीलिए उसका मोबाइल खामोश है। असली टेंशन तो उन्हें अपनी भतीजी की तरफ से थी, जो अभी तक लौट कर न आई थी। तरह तरह के वसवसे और अंदेशे उनके दिल में आ रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला और किरण घर में दाखिल हुई। उस पर नज़र पड़ते ही वजाहत आलम ने बेसब्री से पूछा, किरण कहाँ गई थी तुम? 4 घंटे ताखीर से आई हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं किस कदर परेशान था? बीपी लो हो रहा था मेरा। क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? वजाहत आलम बहुत गुस्से में लग रहे थे। ताया जान, आई एम रियली सॉरी। दरअसल मैं कॉलेज से वापसी पर मैं और मेरी दोस्त रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। मैं उसे अस्पताल लेकर गई और जब उसकी फैमिली आ गई तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। किरण ने मकारी से जवाब दिया। अब वो कैसी है तुम्हारी सहेली? वजाहत आलम ने तफक्कुर से पूछा। वो पहले से बेहतर है, किरण ने जवाब दिया। वजाहत आलम बोले, सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारे साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे मामले में किस कदर हसास हूँ। मेरे भाई की वाहिद निशानी तुम ही तो हो मेरे पास। तुम मेरे लिए उमैर से भी बढ़कर हो। किरण आगे बढ़ी और वजाहत आलम के सीने से लग गई। उसका ज़मीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, रोजीना, इतने मुखलिस आदमजादों के साथ तुम बहुत गलत कर रही हो। और किरण यानी रोजीना सोच रही थी कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ से कैसे पीछा छुड़ाए। उमैर की क्लास ख़त्म हो चुकी थी और अब वो रिमशा की क्लास के बाहर खड़ा हुआ राउंड लगा लगा कर उसकी क्लास ख़त्म हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। रिमशा फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और शायद उसने उमैर को क्लास के बाहर देख लिया था, तभी वो अपनी मुस्कुराहट को छुपा न सकी। और शायद सर इमरान ने रिमशा को मुस्कुराता हुआ देख लिया था, तभी अपना लेक्चर रोककर बोले, बेटा मैं तंग होता हूँ, अपनी तवज्जो लेक्चर पर दो। और फिर खुदा खुदा करके रिमशा की क्लास का वक्त ख़त्म हुआ और रिमशा क्लास से बाहर निकली। ओहो, कितनी देर लगा दी। तुम्हें पता भी है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, उमैर गुस्से से बोला। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें तो पता है ना कि क्लास की टाइमिंग क्या है। अच्छा, क्लास की टाइमिंग का तो मुझे पता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, उमैर गुस्से से बोला। वो लड़का जो तुम्हारे पीछे बैठा हुआ था तुमसे क्या बात कर रहा था? अब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। ओह, रिमशा अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, वो लड़का मुझे प्रपोज कर रहा था। व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रही हो? उमैर ने गुस्से से कहा। रिलैक्स यार, मैं मजाक कर रही थी, इस कदर टेंशन क्यों लेते हो? रिमशा ने कहा। और रहा उस लड़के का सवाल तो वो मुझसे नोट्स मांग रहा था। यार मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं, उमैर ने मुंह फुलाते हुए कहा। ओके बाबा, मूड ऑफ ना करो। कल शाम को मैं अपनी दोस्त की शादी में जब जा रही थी तब मैंने तुम्हें तैयार होकर मिस किया था, देखा तुमने? रिमशा ने पूछा। उमैर बोला, पहले तो नहीं देखा था, लेकिन अभी देख लेते हैं। इतना कहकर उमैर ने पॉकेट से अपना सेलफोन निकाला तो कई मिस्ड कॉल्स थीं। उमैर ने मिस्ड कॉल्स चेक की तो उसके अब्बू वजाहत आलम की मिस्ड कॉल्स थीं। उमैर एकदम परेशान हो गया। रिमशा ने उमैर को परेशान देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ उमैर, सब खैरियत तो है ना? यार अब्बू की मिस्ड कॉल हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त मेरी क्लास होती है, फिर क्यों कॉल कर रहे होंगे? उमैर ने कहा। रिमशा बोली, तो परेशान होने की बजाय उन्हें कॉल करके पूछ लो ना। ओके, उमैर ने कहा और अपने वालिद का नंबर डायल किया। हेलो बेटा। दूसरी ही रिंग पर कॉल रिसीव हो गई थी। अब्बू आपकी मिस्ड कॉल्स हैं, सब खैरियत है ना? उमैर ने पूछा। हाँ बेटा, वो असल में किरण घर वापस नहीं आई थी, तब मैं परेशान हो गया था, वजाहत आलम बोले। लेकिन अब किरण आ गई है। किरण इस वक्त आई है? वो तो 2 बजे कॉलेज से वापस आ जाती है और अब तो 5:30 बज चुके हैं, उमैर ने कहा। वो बेटा असल में उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो लेट हो गई, वजाहत आलम ने कहा। ओके, मैं घर आकर बात करता हूँ, उमैर बोला। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। उमैर ने कॉल काट दी। रिमशा उसके साथ साथ चल रही थी। उसने पूछा। उमैर बोला, तुम्हें बताया था ना कि मेरे चचा की बेटी है। चचा चची की वफात के बाद वो हमारे साथ ही रहती है। ओके, रिमशा बोली। चलो कैफ़े चलते हैं। नहीं यार, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता, मुझे पहले घर जाना होगा। ओके, कोई बात नहीं। रिमशा ने हमेशा की तरह उमैर के साथ कोऑपरेट किया।
उमैर को रिमशा की यही आदत बहुत पसंद थी। किरण के कमरे में रोजीना, जो कि किरण के रूप में थी, किरण की चीज़ों का जायजा ले रही थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। नकली किरण कमरे से बाहर निकली और दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। नकली किरण समझ गई कि यही उमैर है। कैसी हो? उमैर ने पूछा। ठीक हूँ, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, किरण बोली। अरे नहीं, उमैर ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम मेरे लिए पानी ना लाओ, क्योंकि मुझे प्यास नहीं है। ये बताओ, अब्बू कहाँ हैं? ऊपर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, किरण ने जवाब दिया। अब्बू बता रहे थे कि आज तुम्हारी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उमैर ने पूछा। मेरी दोस्त का एक्सीडेंट? किरण ना समझते हुए बोली। फिर एकदम से उसे अपनी घड़ी हुई कहानी याद आ गई। ओह, आज कॉलेज से वापसी पर मेरे साथ रमला थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, नकली किरण ने कहा। ओह, चलो चलते हैं उसे देखने के लिए, उमैर ने कहा। नहीं, किरण जल्दी से बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही अस्पताल में उसके साथ 2 घंटे गुजार चुकी हूँ। उसकी फैमिली ने ज़बरदस्ती मुझे घर भेजा है। ओके फाइन, उमैर बोला। रोजीना को किरण बने हुए 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में रोजीना बिल्कुल बदल गई थी। उसके मकासद बदल गए थे, उसके जीने की वजह बदल गई थी। अब इंसानी ज़िंदगी गुजारना उसे अच्छा लगने लगा था। वो उमैर से मोहब्बत करने लगी थी। वो ये बात भूल गई थी कि वो आग से बनाई गई है और उमैर को मिट्टी से पैदा किया गया है। रोजीना उमैर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और वो उमैर को जुनून की हद तक चाहने लगी थी। उसने इरादा कर लिया था कि वो अपने और उमैर के दरमियान की सारी दीवारों को गिरा देगी। रोजीना के रास्ते में पहला कांटा असली किरण थी, जो उसके हलक में फांस की तरह चुभ रही थी। उसने फैसला कर लिया कि सबसे पहले वो उस कांटे को अपने रास्ते से हटाएगी। इसलिए वो तिलिस्मी अपार्टमेंट में आ गई, जो उसने अपनी ताकतों के बलबूते पर किरण के लिए बनाया था। किरण सोफे पर सोई हुई थी। उसका मुतवरम चेहरा गवाही दे रहा था कि वो रोती रही है। किरण, रोजीना ने किरण के पास आकर उसको पुकारा तो किरण उठकर बैठ गई। ओह शुक्र है, किरण बोली, तुम आ गई। यकीनन तुम्हारा मकसद भी पूरा हो गया होगा। अब मुझे मेरी फैमिली के पास जाने दो। देखो, तुमने वादा किया था। रोजीना झट से बोली, हाँ किया था मैंने वादा कि जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन मुझे प्यार हो गया है, और जानती हो किससे? तुम्हारे कज़न उमैर से, और मैं उसे पाकर रहूंगी। किरण जोर से चिल्लाई, मनहूस जिनजादी, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ हो गया है दिमाग खराब, रोजीना ने जवाब दिया, और इश्क ने किया है मेरा दिमाग खराब। लेकिन अब तेरी किस्मत खराब होने वाली है, तू बेमौत मरने वाली है। किरण ने पूछा, तू मुझे क्यों मारेगी? रोजीना बोली, क्योंकि तू मेरे रास्ते का कांटा है और मुझे इस कांटे को हटाना है, हर हाल में हटाना है। इतना कहकर रोजीना ने किरण की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाने लगी। किरण ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। आखिर किरण की जान निकल ही गई और फिर रोजीना वहां से गायब हो गई। नकली किरण टेरिस पर खड़ी थी जब उमैर उसके पास आया। क्या हो रहा है किरण? उमैर ने दोस्ताना पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही टाइम पास कर रही हूँ, किरण ने जवाब दिया। हाँ फ्री ही समझें, किरण ने कहा। कोई काम है क्या? काम? उमैर अपने माथे को खुजाते हुए बोला। हाँ काम ही समझो, आओ मेरे कमरे में बैठकर बात करते हैं। और दोनों कमरे में पहुंच गए। जी हाँ आप बोलें, किरण बैठते हुए बोली। किरण, मैं तुमसे वाज़ेह तौर पर बात करना चाहता हूँ, उमैर ने कहा। जी मैं सुन रही हूँ। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उमैर कोई बहुत अहम बात करने वाला है। उमैर ने कहना शुरू किया। किरण, जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी और तुम्हारी मंगनी बचपन में हमारे बड़ों की रजामंदी से हो गई थी। लेकिन किरण, जिंदगी हमने गुजारनी है, ज़माना बदल गया है। जो आपका हमसफ़र बनने वाला हो उसकी सोच तुमसे मिलनी चाहिए। दिल तो अपने आप मिल जाते हैं। और किरण, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी और मेरी सोच एकदम मुख्तलिफ है। हम साथ खुश नहीं रह सकेंगे। इनफैक्ट मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उमैर ने सवालिया नज़रों से किरण की तरफ देखा। किरण उठकर खड़ी हो गई और रुख फेर लिया कि कहीं उसकी आंखों की नमी उमैर न देख ले। एक जिनजादी की आंख में आंसू, वो भी किसी आदमजात की वजह से। क्या फ़ायदा हुआ उस मासूम किरण की जान लेने का? किरण, इस कदर खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो, उमैर ने कहा। उमैर, ये सच है कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको हासिल भी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, क्योंकि आपकी खुशी मेरी खुशी है। और अब आप मुझे बताएं कि आखिर आपकी खुशी है किस में?
ताकि ताया जान को मनाने में आपकी मदद कर सकूं। मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी, उमैर ने कहा। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। सॉरी फॉर वॉट? कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सका, उमैर ने कहा। किरण बोली, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बिजनेस नहीं। उमैर मुस्कुराने लगा। अच्छा आप बताएं कि वो कौन है जिसके साथ आपकी सोच मिलती है, किरण ने पूछा। उमैर बोला, उसका नाम रिमशा है, हम क्लास फेलोज हैं, लेकिन वो दूसरे सेक्शन में है। ओके, कब मिलवाएंगे उससे? किरण ने पूछा। जब तुम मिलना चाहो मिलवा दूंगा। क्या याद करोगी? इतना कहकर उमैर हंसने लगा तो किरण को भी बादल नख्वास्ता उसका साथ देना पड़ा ताकि उसे शक ना हो जाए। सुबह के 9 बज रहे थे। आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए हुए नकली किरण गलियों में अपने मतलूबा घर को ढूंढ रही थी। उसे अचानक एक लड़का अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। एक्सक्यूज मी, किरण ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नाइला का घर कौन सा है? जी, शायद आप अफजल अंकल का घर पूछ रही हैं। नाइला बाजी उनकी बेटी हैं, ये सामने वाला घर है उनका। ओके थैंक्स, किरण ने कहा और आगे बढ़ गई। फिर दरवाजे पर दस्तक दी। जी आप कौन? दरवाज़ा खोलने वाली लड़की ने उससे पूछा। जी मुझे नाइला से मिलना है, क्या वो यहीं पर रहती हैं? जी मैं ही नाइला हूँ, वो लड़की बोली। ओके, क्या हम अंदर थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? किरण ने पूछा। नाइला एक तरफ हटते हुए बोली, ठीक है अंदर आ जाएं। किरण को नाइला ने ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, चाय चलेगी या कॉफ़ी? किरण ने सन ग्लासेस उतारते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आप मेरी बात सुन लें। नाइला मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है फरमाएं। मैं हमातन गोश हूँ। किरण ने कहा, पहले आप मुझे एक बात का जवाब दें, क्या आपको प्यार हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बीमारी से महफूज हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? लेकिन मैंने मोहब्बत की है, किरण ने नाइला के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। दिलो जान से चाहा है अपने महबूब को, और जानती हो मेरी मोहब्बत कौन है? तुम्हारा क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड उमैर आलम। इश्क करती हूँ मैं उससे, वो मेरा फर्स्ट कज़न है। क्या? नाइला हैरत और तजब्जुब का शिकार होने लगी। तो आप हैं किरण, उमैर की कज़न? लेकिन उमैर और रिमशा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आपका वन साइडेड लव उनकी मोहब्बत की तबाही का बाइस बन सकता है, और इस मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? किरण नाइला की बात सुनकर सोफे से उठी और किरण के पास ज़मीन पर आकर बैठ गई और उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरा साथ दो। उमैर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकता है, उसे मेरा बनाने में मेरी मदद करो। आंसू किरण के गालों पर बहते जा रहे थे। किरण अपने आंसुओं को साफ करते हुए उठी और अपने बैग से 2 लाख रुपए निकाले और नाइला की गोद में रखते हुए बोली, ये 2 लाख रुपए हैं, मेरा काम कर दो तो 5 लाख और मिलेंगे। देखो मैं रिमशा से मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ वक्ती कशिश है जो वक्त के साथ साथ दम तोड़ देगी। वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। क्या अपने दोस्त की खुशी के लिए मेरी मदद नहीं करोगी? ठीक है, नाइला बोली, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ उमैर की खुशी के लिए। बताओ क्या करना है मुझे? किरण के चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कुराहट फैल गई। अपनी मंजिल के हुसूल के लिए वो पहला कामयाब कदम उठा चुकी थी। वो नाइला को उसका काम समझाने लगी। सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था। नाइला ने अपनी क्लास में टॉप किया था। नाइला उमैर के तवज्जुद से रिमशा को भी बखूबी जानती थी, बल्कि वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं। टॉप करने की खुशी में नाइला अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड रिमशा और उमैर को ट्रीट दे रही थी। वो तीनों उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रिमशा ने कहा, नाइला इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। हाँ बस अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र है, नाइला ने कहा। हाँ तुम्हारी मेहनत का सिला है, उमैर ने कहा। अब तुम दोनों बताओ, नाइला ने कहा। शादी का कब तक इरादा है? शादी का तो अभी कोई इरादा नहीं, रिमशा मुस्कुराते हुए बोली। मैंने पहले BBA कंप्लीट करना है और उसके बाद MBA, फिर सोचूंगी। और तुम उमैर? नाइला ने उमैर की तरफ देखा। मेरे ख्यालात भी रिमशा से मिलते जुलते ही हैं, उमैर ने कहा। यार ये कैसी 2 नंबर मोहब्बत है तुम दोनों की। मोहब्बत करने वाले तो अपने मिलन की घड़ियां गिनते रहते हैं, और तुम दोनों? नहीं ऐसी बात नहीं है, उमैर ने कहा और रिमशा का हाथ थामते हुए बोला, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी बहुत करते हैं, लेकिन हम दोनों पहले इस्टेब्लिश होना चाहते हैं। हमारी मोहब्बत नफसानी हवस से पाक है। मैं नहीं मानती इस बात को, नाइला ने कहा। रिमशा एक खूबसूरत लड़की है और कई लड़कों की आइडियल है, और तुम एक जवान मर्द हो, इसीलिए रिमशा तुमसे मोहब्बत करती है, और तुम रिमशा को इसलिए चाहते हो कि रिमशा हसीन और जवान है। नाइला तुम गलत कह रही हो अब, रिमशा ज़रा गुस्से से बोली। नहीं मैं ठीक कह रही हूँ। अब तुम ही बताओ कि अगर उमैर इतना हैंडसम ना होता
तो तुम इससे मोहब्बत करती? नहीं ना। तो फिर तुम्हारी मोहब्बत हवस से कैसे पाक हो सकती है? अगर है तो फिर साबित करो अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी को। हम दोनों के दिल साफ हैं और हमें अपनी मोहब्बत किसी पर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिमशा ने कहा, नहीं उमैर, ज़रूरत है और मैं अपनी मोहब्बत साबित करूंगी। बताओ क्या करना होगा? नैला बोली, क्या तुम अपनी मोहब्बत की खातिर एक रात अपने घर से बाहर रहोगी, उमैर के साथ एक ही बेडरूम में? फिर वक्त साबित करेगा मोहब्बत की सच्चाई। उमैर ने कहा, नैला तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमारी दोस्त हो या दुश्मन? नैला बोली, मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने एक रास्ता रखा है। उस रास्ते पर चलने के लिए मैं तुम दोनों पर दबाव नहीं डाल रही, क्योंकि तुम दोनों ही अपनी मर्जी के मालिक हो। रिमशा ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मैं तुम पर साबित करके रहूंगी कि मेरी मोहब्बत में हवस का खोट शामिल नहीं है। उमैर ने कहा, रिमशा तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या तुम अपने होशो हवास में हो? मैं लड़की होकर मान गई और तुम लड़के होकर इस कदर हिचकिचा रहे हो। कहीं नाइला की बातें सच तो नहीं? ठीक है, उमैर ने कहा, अगर तुम भी यही चाहती हो तो मुझे मंजूर है। ठीक है, नाइला ने कहा, कल शाम 7 बजे इस रेस्टोरेंट में आ जाना। साथ में डिनर करेंगे और मैं तुम दोनों को बता दूंगी कि कहाँ जाना है। उमैर और रिमशा ने इस बात में सर हिला दिया और नाइला के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। मौसम के तेवर सारे शाम ही खराब थे। नाइला रेस्टोरेंट में आने के लिए उमैर और रिमशा को 7 बजे का कहा हुआ था, लेकिन खुद 6:30 बजे आ गई और एक वेटर को अपने पास बुलाया। यस मैम, वेटर ने पूछा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, एक छोटा सा काम करना है। इतना कहकर नाइला ने अपने बैग से 500 के कुछ नोट निकाले और वेटर को थमा दी और बोली, अभी थोड़ी देर बाद मेरे पास एक लड़का और एक लड़की आकर बैठेंगे। मैं उस लड़की को तुम्हारे पास भेजूंगी और तुमने उसे उस वक्त तक अपनी बातों में उलझाए रखना है जब तक वो लड़का उसे बुलाने के लिए ना आ जाए। समझ गए? समझ गया मैम, आप बेफिक्र हो जाएं। इतना कहकर वेटर चला गया और नाइला ने अपने हैंडबैग से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और किरण का नंबर डायल किया। हेलो नाइला, काम कहाँ तक हुआ? किरण ने बेसब्री से पूछा। 70% काम हो गया है, अब उनके आने की देर है, नाइला ने बताया। किरण बोली, हाँ मैं भी नोट कर रही हूँ कि उमैर कल से बहुत परेशान है। नाइला ने देखा कि रिमशा और उमैर रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे हैं। ओके किरण, वो आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ, नाइला ने कहा और कॉल काट दी। आओ बैठो, नाइला ने कहा। वो दोनों सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। कैसी हो? रिमशा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, नाइला ने कहा। यार मैं तुम दोनों को बिल्कुल कुछ नहीं कह रही। मैं तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम कर चुकी हूँ। तुम्हें कहीं जाने की और अपनी मोहब्बत को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। नहीं नाइला, रिमशा ने कहा, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, अपने लिए कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, नाइला ने कहा और बोली, कोई वेटर नज़र नहीं आ रहा, जाओ जाके चाय का ऑर्डर दे आओ। रिमशा उठकर चली गई। नाइला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उमैर की तरफ देखा जो गुमसुम सा बैठा था। नाइला ने पूछा, उमैर तुम्हें क्या हुआ है? उमैर बोला, नाइला ये तुमने ठीक नहीं किया, मुझे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा। यार अब मैं मना कर रही हूँ, नाइला बोली, लेकिन अब रिमशा जिद पर अड़ गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? रिमशा को ये रास्ता दिखाने वाली तुम ही थी, ये बात मत भूलो के। उमैर ने इतना ही कहा। ये रिमशा कहाँ रह गई, मैं उसे देख कर आता हूँ। इतना कहकर उमैर उठा और काउंटर की तरफ चला गया। नाइला अकेली थी। वो जो सूरत हाल पैदा करना चाहती थी वो हो गई थी। उसने जल्दी से अपने पर्स से एक शीशी निकाली और उमैर और रिमशा की चाय में 2-2 कतरे टपका दिए। इतनी देर में रिमशा और उमैर वापस आ गए। रिमशा कहाँ रह गई थी? नाइला ने पूछा। एक वेटर पीछे पड़ गया था, रिमशा ने कहा। कह रहा था कि मैं उसकी कज़न की हमशक्ल हूँ। ओह अच्छा, ओके ये चाय लो, नाइला ने कहा और एक चाबी रिमशा को थमाते हुए बोली, ये मेरी खाला के अपार्टमेंट की चाबी है। रिमशा उसकी बात समझ गई थी। उमैर नाइला को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। रिमशा ने कहा, मैं पहले घर जाऊंगी और फिर वहाँ से अपार्टमेंट में। ओके हनी। उस अपार्टमेंट में वैसे भी एक ही बेडरूम है, नाइला ने मायनेखेज़ अंदाज में कहा और वो बेवकूफ़ और जज्बाती लड़की कुछ भी न समझ सकी। उस रात बारिश हो रही थी, हवाएं ज़ोर ज़ोर से चल रही थीं। रिमशा ने डरते सहमते और हिचकिचाते हुए घर की दहलीज से अपना कदम बाहर निकाला। रिमशा का दिल कुछ कह रहा था तो दिमाग कुछ और। दिले नादान की बात मानकर वो उस अपार्टमेंट में पहुंच गई। उमैर भी वहां मौजूद था। सिर्फ आधा घंटा वो अपनी मोहब्बत की आजमाइश दे पाए थे कि शैतान ने हमेशा की तरह अपना काम शुरू कर दिया।
और वो दोनों मासूम इंसान शैतान के बहकावे में ना आते अगर नाइला ने चाय में उन्हें वो दवा ना पिलाई होती। उन दोनों के जज्बातों ने ऐसी दलदल में धंसाते चले गए जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो तारीख रात अपने जोबन पर थी। 12 बज रहे थे और बारिश बदस्तूर हो रही थी। नाइला के अम्मी अब्बू दोनों ही अपने रिश्तेदारों के पास शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे। नाइला घर पर तन्हा थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। नाइला अपने कमरे में बिस्तर में घुसी सो रही थी। जोरदार दस्तक की वजह से उसकी आंख खुल गई। अभी वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठकर बैठी ही थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और किरण अंदर दाखिल हुई। किरण तुम? नाइला हैरत से बोली। इस वक्त यहाँ? दरवाज़ा तो लॉक था, अंदर कैसे आई? हमारे लिए दरवाजे और दीवारें कोई मायने नहीं रखती, किरण बदले हुए लहजे में बोली। नाइला को अब किरण से डर लगने लगा था। वो बोली, किरण क्या हुआ है तुम्हें? लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि हम कौन हैं। किरण ने इतना कहा और वो एकदम तब्दील हो गई। अब वहाँ एक हसीन दोशीज़ा खड़ी थी। अगरचे किरण भी खूबसूरत थी मगर उस महाजबी के सामने किरण का हुस्न कुछ भी ना था। ये क्या है? तुम कैसे बदल सकती हो? नाइला बहुत डर गई थी। बाहर बारिश के साथ साथ आसमानी बिजलियां भी चमकने लगी थी। मेरा नाम रोजीना है और हम एक जिनजादी हैं, बल्कि यूं कहो कि हम एक लावारिस जिनजादी हैं, क्योंकि एक जालिम ने हमसे हमारा ख़ानदान छीन लिया और फिर हम इस इंसानी बस्ती में आए। हमने असली किरण को मार डाला क्योंकि वो भी हमारे उमैर से मोहब्बत करती थी और हमारे रास्ते का कांटा थी। और आज हम तुम्हें मारेंगे क्योंकि तुम हमारे राज में शरीक हो चुकी हो और हम अपना राजदार किसी आदमजात को नहीं बनाते। नाइला का खौफ के मारे बुरा हाल था। वो उस लड़की को देखने लगी जिसने सफ़ेद रंग का फराकनुमा लिबास पहन रखा था, खुले हुए बाल और चांद सा रोशन चेहरा। वो तो किसी जाविये से चुड़ैल लगती ही ना थी। देखो किरण या रोजीना, आप जो भी हो, आपका राज मेरे साथ कब्र तक जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। खुदा के लिए मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारी मदद की है। नाइला ने अपने दोनों हाथ उस रोजीना जिनजादी के सामने जोड़ दिए। यकीन करो नाइला, जिनजादी ने कहा, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अब ये हमारी मजबूरी है, हमें माफ़ कर देना। इतना कहकर जिनजादी आगे बढ़ी और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में एक तेज़धार छुरा आ गया और फिर उसने नाइला की तरफ बढ़कर नाइला की गर्दन को काट डाला और नाइला हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह की हल्की हल्की धूप फैल रही थी। बारिश का जोर टूट गया था। बादल भी खामोश थे। रो रही थी तो सिर्फ रिमशा रो रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो मोहब्बत के इस इम्तिहान में नाकाम ठहरी थी। मोहब्बत के सारे दावे मलियामेट हो चुके थे। उमैर मुसलसल उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। रिमशा बस करो, जो होना था वो हो चुका, रोने से अब क्या हासिल? उमैर ने कहा। उमैर मैं कैसे अपना सामना करूं? नहीं कर सकती। जब मैं खुद अपना सामना नहीं कर सकती तो इस दुनिया को कैसे फैस करूंगी? और तो और मैं नाइला को क्या मुंह दिखाऊंगी? रिमशा रोते हुए बोली। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। आज मैं अब्बू से जाकर बात करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। उमैर अब मुझे घर जाना चाहिए, रिमशा ने कहा। वैसे तो आज संडे है, सब लेट उठेंगे। उनके उठने से पहले मुझे घर पहुँचना होगा। तुम घर जाकर अपने अब्बू से हमारी शादी की बात करो। इतने में उमैर का मोबाइल बज उठा। हेलो, कौन? उमैर ने पूछा। क्या कर रहे हैं आप? ओके मैं आता हूँ। उमैर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उमैर का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। किसका फ़ोन था? रिमशा ने पूछा। यार कल रात नाइला का मर्डर हो गया है, हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा तफ्तीश के लिए। क्या? रिमशा की समातों में गोया वाकई बम फटा था। नाइला का कत्ल हो गया है? कैसे, क्यों? उमैर ने कहा। अब इन सवालात के जवाबात पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। लेकिन उमैर वो हमसे पूछेंगे कि हम दोनों कल रात कहाँ थे तो क्या कहेंगे? रिमशा परेशानी के आलम में बोली। तुम्हारी बात सच है, उमैर ने कहा। अगर हमारा राज खुल गया तो पुलिस हमें मुजरिम समझ सकती है। समझदारी का तकाजा यह है कि तुम अपने घर जाओ और बिल्कुल अनजान बन जाओ। मैं पुलिस स्टेशन चलता हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है और उसके बाद अब्बू से हमारी शादी की बात करता हूँ। उमैर के सितारे गर्दिश में थे। वो पुलिस स्टेशन से लौटकर वापस घर जा रहा था। उसने अक्लमंदी से काम लेकर पुलिस वालों को मुतमईन कर दिया था। लेकिन एक तरफ बेस्ट फ्रेंड की दुनिया से चले जाने का गम था तो दूसरी तरफ रिमशा की नज़रों से गिर जाने का दुख भी था। परेशानी की बात यह थी कि उसके वालिद वजाहत आलम उसे रिमशा को अपनाने की इजाज़त देंगे या नहीं, क्योंकि वो अपनी भतीजी को बहू के रूप में देखना चाहते थे।
उमैर अपने अब्बू की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वजाहत आलम ने बहुत दुख सहे थे। पहले अपने भाई और भाभी को खोया, उसके बाद अपनी शरीक हयात को। उमैर और किरण ही उनकी ज़िंदगी का महवर थे। किरण से तो उमैर ने बात कर ली थी, लेकिन उमैर अब्बू को सारी बात बताने से डरता रहा। उमैर यही सारी बातें सोचता हुआ कार ड्राइव कर रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर किरण का नाम जगमगा रहा था। हेलो किरण। उमैर ने कॉल रिसीव की तो दूसरी जानिब किरण ज़ारो कतार रो रही थी। क्या हुआ किरण, क्यों रो रही हो? उमैर को तशवीश लाहक हुई। उमैर कहाँ हैं आप? खुदा के लिए जल्दी अस्पताल आएं। ताया जान को हार्ट अटैक हुआ है और वो इस वक्त आईसीयू में हैं। प्लीज़ जल्दी आएं। अल्फाज थे या गोया एटम बम। उमैर को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल यकीन करना ही था। न जाने क्यों तकदीर इम्तिहान पर इम्तिहान ले रही थी। उनकी हालत अब खतरे से बाहर तो है और आप उनसे मिल भी सकते हैं, लेकिन याद रहे कि कोई भी बात उनके मिजाज के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वरना अगला अटैक जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर ने कहा और चला गया। उमैर को अस्पताल में आज दूसरा दिन था। किरण भी काफ़ी देर से वहाँ थी, लेकिन उमैर ने ज़बरदस्ती उसे वहाँ से भेज दिया था। उमैर कमरे में दाखिल हुआ और बेड के पास पड़े हुए बेंच पर बैठते हुए बोला, कैसी तबीयत है अब्बू आपकी? वजाहत आलम मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं पहले से बेहतर हूँ। आपने कौन सी ऐसी टेंशन ली कि आपकी तबीयत खराब हो गई? उमैर ने पूछा। बस बेटा, ये तो उम्र का तकाजा है। वजाहत आलम बोले, असल में बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया और जब से मुझे हार्ट अटैक आया है तब से मुझे पता चला कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बहुत फिक्रमंद हूँ बेटा। उमैर अपने अब्बू का हाथ हाथों में लेते हुए बोला, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। परेशान क्यों हैं आप? बेटा, मैं किरण की वजह से परेशान हूँ। न जाने क्यों मेरे दिल में ये वहम सा बैठ गया है। वो लड़की ज़ात है, चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ही उसे तुम्हारी दुल्हन बना दूँ। बस बेटा, अगर तुम्हें अपने बाप की ज़रा भी परवाह है तो परसों तुम्हें किरण से निकाह करना होगा। बाकायदा शादी 1 महीने बाद करेंगे। क्या? लेकिन अब्बू, मैं। उमैर ने कहना चाहा तो उसे डॉक्टर की ताकीद याद आ गई कि उन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस, टेंशन देना ठीक नहीं होगा। उमैर ने धीरे से वालिद का हाथ बेड पर रखा और कमरे से बाहर निकल आया। वालिद बोले, गधा शर्मा गया है। उमैर सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अकल माफ हो गई थी। एक तरफ तो उसकी बेस्ट फ्रेंड नाइला का कत्ल हो गया था और वो उसका शोक तक ना मना सका था। दूसरी तरफ वो लड़की जिससे उसे बेपनाह मोहब्बत थी, वो उसकी वजह से अपनी दोशीजगी खो बैठी थी। और तीसरी तरफ उसका बाप जो अभी भी मौत से लड़ रहा था और चाहता था कि उमैर किरण से शादी कर ले। लेकिन अगर उमैर किरण से शादी कर लेता तो रिमशा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती, और अगर उमैर रिमशा को अपना लेता तो उसके बाप की जिंदगी खतरे में आ सकती थी। दोनों सूरत हाल में खसारा उसी का था। आखिर पूरी रात जागने के बाद उमैर ने फैसला कर ही लिया। वो नहीं जानता था कि यह फैसला ठीक है या नहीं, लेकिन उसे पता था कि वक्त साबित कर देगा कि वो कितना दानिशमंद है। नकली किरण ने बहुत उम्दा प्लानिंग की थी। वो समझ रही थी कि जब रिमशा और उमैर में ऐसे ताल्लुकात पैदा होंगे तो बाद में उमैर रिमशा से नफरत करने लगेगा, लेकिन हुआ इसके बरक्स था। उमैर रिमशा को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन तकदीर ने यहाँ पलटा खाकर उस जिनजादी का साथ दिया था और वजाहत आलम को हार्ट अटैक हो गया और बाद में उन्होंने उमैर को मना ही लिया। आज उमैर और किरण का निकाह था। उस तारीख रात के बाद तो जैसे रिमशा के लब सिल गए थे, लेकिन किसी ने भी इतना खास नोटिस न लिया था, क्योंकि उसके अब्बू हारून मिर्ज़ा अपना बिजनेस चलाने में बहुत बिजी रहते थे और उसकी माँ अपना एनजीओ चला रही थी। भाई सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, इसीलिए किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। रिमशा नाइला की मौत पर हैरान थी। उसे उमैर के दोस्त असद बिलाल के तवस्सुत से पता चला कि उमैर के अब्बू को हार्ट अटैक आया है। वो अस्पताल जाना चाहती थी लेकिन ना जा पाई और आज उसका मोबाइल मुसलसल रिंग कर रहा था। रिमशा ने मोबाइल उठाकर देखा, असद बिलाल का नंबर जगमगा रहा था। हेलो, रिमशा ने कहा, कैसे हो और कैसे याद किया मुझे? रिमशा, मैं ये क्या देख और सुन रहा हूँ? असद बिलाल ने कहा, उमैर का निकाह हो गया है उसकी कज़न किरण से और उसने हमें बताया तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है उसके मुताबिक तो तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, फिर इस निकाह का क्या मतलब? रिमशा, ये क्या? रिमशा ने इससे आगे कोई और बात ना सुनी और कॉल काट दी। उसे याद आया कि कैसे नाइला ने बड़े दावे के साथ उमैर से कहा था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ हवस है।
और अब उमेर की हवस पूरी हो चुकी थी, फिर कैसे वो रिमशा को अपनाता। रिमशा ने अपना सेलफोन निकाला और उमेर का नंबर डायल किया। हेलो रिमशा, कैसी हो? उमेर ने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, क्योंकि उस वक्त वो रिमशा से सब कुछ छुपाना चाहता था। उमेर, क्या तुमने निकाह कर लिया है अपनी कज़न के साथ? रिमशा ने डायरेक्ट सवाल किया। चंद लम्हे उमेर को समझ में ना आया कि वो क्या बोले। दरअसल मैं वजाहत करता हूँ, उमेर ने टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहना चाहा। ओके, मैं समझ गई कि ऐसा ठीक कह रहा था, मुझे मिल सकते हो? उमेर ने कहा। ओके रिमशा, सारी बात क्लियर करते हैं। उमेर और रिमशा पार्क में राउंड लगा रहे थे। रिमशा कब से खामोश हो, न तुम मेरी तरफ देख रही हो, न मुझसे बात कर रही हो, और ना ही मुझसे मेरे निकाह की वजह पूछ रही हो। इतनी बेरुखी क्यों? रिमशा ने उमेर की कलाई पकड़कर एकदम उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। अब वो दोनों आमने सामने थे। वो बोली, उमेर, मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की थी, इश्क किया था, और वो भी जुनून की हद तक। मुझे अपनी ज़ात पर इतना यकीन न था जितना तुम्हारे प्यार की सच्चाई पर। यही वजह थी कि अपना प्यार साबित करने के लिए मैंने वो कदम उठाया जो शायद ही इस मुल्क की कोई और लड़की उठाए। लेकिन तुमने मेरे यकीन के शीश महल को एक ही झटके में ज़मीं बोझ कर दिया। मुझे फिर भी लगता था कि तुम मुझे अपनाओगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। प्यार का खेल खेला मेरे साथ, और ऐसे ढोंगी लोगों को रिमशा कभी माफ़ नहीं करती, बल्कि उनकी सज़ा भी खुद तजवीज़ करती है। तो अब भुगतो अपनी सज़ा। इतना कहकर रिमशा ने दुपट्टे में छुपा अपना हाथ बाहर निकाला। एक तेज़दार चाकू उसके हाथ में था। उसने वो चाकू अपने महबूब के पेट में घोंप दिया। उमेर हल्का सा चिल्लाकर दर्द से दोहरा होने लगा, और आंसू रिमशा की आंखों से बहने लगे जैसे चाकू उसे लगा हो। लेकिन रिमशा ने एक हाथ से अपने चेहरे को बेदर्दी से रगड़ा और आंसुओं को साफ किया, और एक झटके से वो चाकू उमेर के पेट से बाहर निकाला। अब की बार उमेर की चीख कदरे बुलंद थी। रिमशा ने एक बार फिर वो चाकू उमेर के पेट में घोंपा था, और उसके बाद रिमशा जैसे अपने होशो हवास खो बैठी। वो उमेर के पेट से चाकू निकालकर बार बार घोंप रही थी। आलम जुनून में वो सब कुछ भूल चुकी थी और गिरकर बेहोश हो गई। जिस वक्त रिमशा ने उमेर को मारा था वो दोपहर का वक्त था, और पार्क में कोई भी ना था। ये पार्क भी ज़रा आबादी से हटकर था, इसलिए कोई देख ना सका था। लेकिन जब रिमशा उमेर पर पै दर पे वार करके बेहोश हो चुकी थी, उसी वक्त पार्क में 2 लड़के आए थे। उमेर बहुत मजबूत आसाब का मालिक था, इसलिए उस वक्त वो जिंदा था और जानता था कि अगर ये बात साबित हो गई कि उसका कत्ल रिमशा ने किया है तो रिमशा को फांसी हो जाएगी। मरते मरते भी रिमशा ने उमेर को बचाकर अपनी नाकर्दा गलती की तलाफी कर दी। उस वक्त उसने हिम्मत करके चाकू को उसने पास वाले तालाब में फेंक दिया था, क्योंकि उस पर रिमशा की उंगलियों के निशानात थे। आने वाले दोनों लड़कों ने उन्हें देख लिया और उनके पास आए। जब उन्होंने उमेर से उसकी हालत के बारे में पूछकर उसे अस्पताल ले जाना चाहा, तो उमेर ने उन्हें बताया कि 2 नकाबपोश आए थे जिन्होंने उसे चाकू से लहूलुहान कर दिया, और उसकी साथी रिमशा ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। खैर, उमेर ने उस पार्क में ही दम तोड़ दिया था। अलबत्ता वो दोनों लड़के रिमशा को अस्पताल ले गए, और उन लड़कों की गवाही की वजह से वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बच गई थी। तकदीर भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। सियाने सच ही कहते हैं कि कभी कभार तकदीर हमारी सारी तदाबीर को पलट कर रख देती है। उस लावारिस जिनजादी रोजीना के साथ भी यही हुआ था। अपनी शक्तियों के बल पर वो बड़े से बड़े जोर को मात दे सकती थी, मगर तकदीर उस सूरमा का नाम है जो हमेशा अपनी मनवा के ही रहता है। उमेर को पाने के लिए रोजीना ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल डाला। किरण और नायला को बेमौत मार दिया, रिमशा को बर्बाद कर डाला। किरण के रूप में इंसानी ज़िंदगी गुजारने लगी, मगर रिमशा ने सब कुछ बदल डाला। रिमशा ने अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत उमेर की जान लेकर उस जिनजादी की दुनिया भी अंधेरी कर दी थी। उमेर की मौत का सदमा बहुत बड़ा था, जो उसका बाप सह न पाया, और दूसरे ही रोज़ वो भी कब्रिस्तान में अपने बेटे के पास पहुंच गया। अब रोजीना फिर तन्हा रह गई थी। पहले उस भजननाथ ने उससे उसका असली ख़ानदान छीना था और अपनी मौत मर चुका था, और रिमशा ने उससे उसका दूसरा ख़ानदान भी छीन लिया था। वो जिनजादी कमरे में बैठी हुई थी, और वहीं बैठे बैठे उसने तय कर लिया था कि वो रिमशा से एक भयानक इंतकाम लेगी। उसके ख़ानदान की मौत की कहानी वो अपने हाथों से लिखेगी। रिमशा अस्पताल से वापस घर आ गई, लेकिन वो नॉर्मल न थी। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट करने को कहा था, क्योंकि जो हादसा हुआ था उसने रिमशा के आसाब पर अच्छा असर नहीं छोड़ा था। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। रिमशा अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। आंसू उसकी आंखों से होते हुए तकिए भिगो रहे थे। उसे सब पता चल गया था कि कैसे उमेर ने मरते मरते भी उसे फांसी के फंदे से बचा लिया था। उसे याद आया था कि कैसे उसने उस इंसान की जान ली जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी।
कमरे में रिमशा की वालदा दाखिल हुई और बोली, रिमशा तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी कोई दोस्त किरण आई है। रिमशा की अम्मी ने इतना कहा और कमरे से बाहर आ गई और नकली किरण छोटे छोटे कदम उठाते हुए कमरे में दाखिल हुई। रिमशा की किरण नाम की कोई दोस्त ना थी और ना वो इस नए मेहमान को जानती थी। फिर उसे याद आया कि किरण तो उमेर की कज़न का नाम है। किरण ने कहा, हाँ मैं उमेर की कज़न हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। आए बैठें, रिमशा उठकर बैठते हुए बोली। किरण ने बेड के पास कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लगता है 1 महीना गुजरने के बावजूद तुम्हारा गम हल्का नहीं हुआ, लेकिन तुम क्यों इतना शोक मना रही हो? सियाह लिबास पहनकर मातम करने का भी तुम्हारे पास हक नहीं, क्योंकि तुम ही उमेर की कातिल हो। रिमशा हैरत से बोली, कौन हो तुम और कैसे जानती हो कि उमेर को मैंने मारा था? किरण कुर्सी से उठी और कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया और अपनी शक्ल बदल दी। अब किरण की जगह वो हसीन दोशीज़ा थी जिसने सफ़ेद रंग का फराकनुमा लिबास पहन रखा था। रिमशा को अब खौफ आने लगा था। कौन हो तुम? मैं जान गई हूँ कि तुम कोई बदरू हो। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। चली जाऊंगी, रोजीना ने मायनेखेज़ अंदाज में कहा, लेकिन पहले जिस काम के लिए आई हूँ वो काम तो कर लूँ। इतना कहकर रोजीना आगे बढ़ी और रिमशा के बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक जोरदार झटका दिया। रिमशा जोर से चिल्लाई, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? मेरी मदद करें, ये लड़की नहीं चुड़ैल है। रोजीना ने कहा लगाया और बोली, आदमजादी, तूने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है। इस कमरे के आसपास हमने अपनी शक्तियों से एक हिसार कायम कर दिया है। अब ना तो बाहर की आवाज़ अंदर जा सकती है और ना ही अंदर की आवाज़ बाहर आ सकती है। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? रिमशा ने खौफ से लरसते हुए पूछा। रोजीना रिमशा को अपनी हकीकत बताने लगी कि कैसे उसने असली किरण और नाइला को मौत के घाट उतारा, कैसे उसने उमेर और उसके दरमियान वो ताल्लुक कायम करवाया। सारी बात सुनने के बाद रिमशा का खौफ कदरे कम हो गया, लेकिन उसके दिल में उस मनहूस जिनजादी के लिए नफरत बढ़ती चली गई। रिमशा बोली, तुमने मासूम जानों के खून से अपने हाथ रंगे हैं और तकदीर तुम्हें इसकी सज़ा भी दे रही है। तुमसे वो इंसान छिन गया जिसके लिए तुमने ये सब किया। अब यहाँ मेरे पास क्या लेने आई हो? रिमशा की बात ख़त्म हुई तो रोजीना ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। रिमशा को लगा कि उसके मुंह में खून का जायका घुल गया हो। उसका सर बेड के क्राउन से जा टकराया। रोजीना ने उसके बालों को जोर से पकड़ा और झटका देकर उसे अपनी तरफ मोड़ा और बोली, तू पूछ रही थी ना कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं? तुझसे एक भयानक इंतकाम लेने आए हैं। जैसे तूने हमें एक बार फिर लावारिस बना डाला, वैसे ही हम तुझसे तेरा सब कुछ छीन कर तुझे एक दर्दनाक मौत देंगे। अपनी मौत और तबाही से बचने के लिए जो तैयारी करना चाहती है कर ले। इतना कहकर रोजीना ने रिमशा के बालों को जोर से झटका देकर उसे बेड पर फेंका और कमरे से निकलते हुए अपने बनाए हुए हिसार को तोड़ दिया। रिमशा ने अपने घर वालों को कुछ भी ना बताया, क्योंकि अगर वो रोजीना के बारे में बता देती तो उसके घर वाले ये भी जान लेते कि वो उमेर की कातिल है। रात का वक्त था। रिमशा डिनर करने के लिए ड्राइंग रूम में बैठी थी। सब खामोशी से खाना खा रहे थे। अम्मी के इसरार पर वो खाना खाने के लिए आई तो, लेकिन उसका खाने पीने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। वो प्लेट में चम्मच घुमाते हुए मुसलसल सोचे जा रही थी। अचानक उसे सामने रोजीना दिखाई दी। उसके हाथ में वही चाकू था जिससे उसने उमेर को मौत के घाट उतारा था। वो चाकू से उसके भाई अदनान की तरफ इशारा कर रही थी। वो जोर से चिल्लाई, नहीं, अदनान को कुछ मत कहना। रिमशा की वालदा नुसरत बेगम और अब्बू लुकमान हैदर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। नुसरत बेगम उठकर उसके पास आईं। क्या हुआ है बेटा? अदनान को कौन क्या कह रहा है? अम्मी वो देखे ना। रिमशा ने रोजीना की तरफ इशारा किया, जिसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो चुड़ैल अदनान को मार देगी, देखें उसके हाथ में चाकू भी है। अदनान ने कहा, रिमशा जाकर आराम करो और हॉरर मूवीज कम देखा करो, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। नहीं अदनान, रिमशा ने कहा, मैं सच कह रही हूँ। उसे देखो, वो तुम लोगों की बेवकूफ़ी पर हंस रही है। लुकमान हैदर बोले, बेटा जाओ जाकर आराम करो। रिमशा समझ गई कि अब उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो अपने कमरे में आ गई। वो जिनजादी पहले से उसके कमरे में मौजूद थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, रिमशा ने कहा। बाहर देखो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। रोजीना उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, इधर आओ खिड़की के पास और आकर मेरी ताकतों का करिश्मा देखो। रोजीना ने तहकम भरे अंदाज में कहा और रिमशा खिड़की की जानिब आई जो बागीचे में खुलती थी। रिमशा ने खिड़की खोली, बारिश हो रही थी। रोजीना ने अपना हाथ बारिश की जानिब किया। उसके हाथ से 2 नीली लकीरें निकली और देखते ही देखते अब वहाँ एक हौलनाक मंजर था। बारिश की जगह खून की बूंदें बरस रही थी और न जाने कहाँ से इंसानी अज़ा, हाथ, पैर, आँखें
और खोपड़ियां जमीन पर गिर रही थी। रोजीना ने रिमशा के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उस पर कुछ पड़कर फूंक मार दी। रिमशा को लगा जैसे वो पत्थर का बुत बन गई हो। वो अपने जिस्म को जुम्बिश भी न दे पा रही थी। रोजीना बोली, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे इकलौते भाई को तुम्हारी आंखों के सामने बिना हाथ लगाए मारूंगी। रिमशा बस खिड़की के बाहर का मंजर देख रही थी। खून बरसना बंद हो गया था, इंसानी आज़ा भी गायब हो चुके थे। अब नॉर्मल बारिश हो रही थी। अचानक वहां अदनान आ गया। शायद वो चहलकदमी करने के लिए बागीचे में आया था। वो जिनजादी रोजीना रिमशा के पास से गायब होकर अब खिड़की के सामने उस बागीचे में थी। उसने पीछे से अदनान को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने नोकीले दांतों से उसकी जिंदगी खत्म करके उसका खून पीने लगी। अदनान ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो बचा ना पाया था। वो एक जिनजादी का कैसे मुकाबला कर सकता था। रिमशा खिड़की में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। बरसती हुई बारिश में वो जिनजादी मुसलसल उसके भाई का खून पिए जा रही थी। बहुत भयानक और दर्दनाक मंजर था वो। रिमशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने बदन को हिला भी ना सकती थी। आज अदनान का 40वां था। लुकमान हैदर और बेगम नुसरत जवान बेटे की नागहानी मौत पर टूट से गए थे। ये वक्त, ये दिन रिमशा के लिए किसी कयामत से कम न थे। पहले उसने अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत के आशियाने को बर्बाद कर दिया और अब उसके भाई को उस जिनजादी ने उसकी आंखों के सामने मारा और वो कुछ न कर सकी। रिमशा अदनान के कमरे में उसकी चीज़ों को छूकर उसे महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक रोजीना कमरे में जाहिर हुई। रिमशा ने रोजीना को देखा और हैरत से बोली, अब क्या लेने आई हो? मुझे बर्बाद कर चुकी हो, मेरी ही नज़रों में मुझे गिरा चुकी हो। क्या चाहती हो अब मुझसे? पुरसुकून हो जाओ, रोजीना ने कहा। मैंने तुमसे कहा था कि जल्द या बदेर मैं तुम्हें भी अपनी तरह लावारिस बना दूंगी और फिर तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई को मारा है। अभी तो तुमने अपने माँ बाप की मौत का सदमा भी बर्दाश्त करना है। नहीं, तुम हरगिज ऐसा नहीं करोगी। रिमशा जोर से चिल्लाई और रोजीना के पैरों में गिरकर उसने उस जिनजादी के पैर पकड़ लिए। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, रहम करो मुझ पर, मैं और कोई सदमा नहीं उठा सकती। रोजीना ने अपने पैरों की जोरदार ठोकर रिमशा के मुंह पर मारी और कहा, यह सब तुम्हें उमैर को मारने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। रोजीना गायब हो चुकी थी। रिमशा गहरी नींद सोई हुई थी। उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग उसके पास आए। उनका रोशन चेहरा था। वो बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि उस जिनजादी ने तुम्हारी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। उसने कई जानें ले ली हैं। बेटा तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं उसका बाप हूँ। वो ऐसी ना थी, लेकिन पहले हम सब की मौत और फिर उमैर की मौत ने उसे ऐसा बना डाला। हम मुसलमान जिन्नात हैं। हम इंसानी खून नहीं पीते और ना ही किसी को बिला वजह सताते हैं। लेकिन रोजीना इंतकाम की आग में ये सब रिवायात भूल गई है। बेटा वो तुम्हारे माँ बाप को भी मार डालेगी। अब उसे सिर्फ एक शख्स रोक सकता है, उमैर। रिमशा ने पूछा, लेकिन उमैर तो मर गया है। उसकी कातिल मैं हूँ। वो बुजुर्ग बोले, मैं भी तो मर गया हूँ, लेकिन आलम अरवाह से मोहलत लेकर आया हूँ। कल जुमेरात है और हर जुमेरात को मगरिब के बाद नेक रूहें और बदरूहें ज़मीन पर आती हैं। उमैर की रूह भी आएगी। बस तुम्हें उसे पुकारना है, अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। रिमशा की आंख खुल गई। पहले तो वो समझ ना सकी, लेकिन फिर उसे इस ख्वाब का मतलब समझ आ गया। उमैर, उमैर कहाँ हो? उमैर मैं तुम्हें बुला रही हूँ। आ जाओ, आ जाओ उमैर। तुम्हारी रिमशा तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी रिमशा को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उमैर आ जाओ। रिमशा उस वक्त उमैर के घर उसके कमरे में खड़ी उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी। एकदम तेज़ हवा के झोंके से खिड़की के पट खुल गए। फिर कमरे के कोने में धुआं उठना शुरू हुआ और जब धुआं छटा तो रिमशा के सामने उमैर खड़ा था। उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था, लेकिन उसके पेट से अब भी खून बहकर सफ़ेद कपड़ों को रंगीन कर रहा था। जहां रिमशा ने चाकू मारकर उसकी ज़िंदगी का चराग गुल कर दिया था। उमैर को अपने सामने पाकर रिमशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उमैर मैं माफ़ करने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैं जुनून में ये बात भूल ही गई थी कि तुम्हारी कोई मजबूरी भी हो सकती है। मुझे माफ़ कर दो। रिमशा ये कहकर ज़ारो कतार रोने लगी। फिर उमैर की रूह गोया हुई। रिमशा मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। शायद मेरी मौत तुम्हारे हाथों ही लिखी थी। अब तुमने मुझे क्यों बुलाया है? उमैर तुम्हारी कज़न किरण कब की मर चुकी है। उसे एक जिनजादी। रिमशा ने यहाँ तक कहा ही था कि उमैर ने कहा, मैं सब जानता हूँ रिमशा। रिमशा बोली, फिर तो तुम जानते होगे कि मेरे माँ बाप की ज़िंदगी खतरे में है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड नाइला को खो चुकी हूँ। तुम्हें और अपने भाई अदनान को भी खो दिया, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप को नहीं खोना चाहती। मेरी मदद करो, मेरे लिए रोजीना से बात करो।
उसे कहो कि अपनी दुनिया में लौट जाए और मुझे मेरी दुनिया में ज़िंदगी गुजारने दे। ठीक है, उमैर ने कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं रोजीना से बात करता हूँ। इतना कहकर उमैर ने कुछ पढ़ा तो देखते ही देखते रोजीना वहाँ खड़ी थी। रोजीना अपने असली रूप में थी। उमैर की रूह बोली, रोजीना, मैं तुमसे इस बात का हिसाब नहीं लूंगा कि क्यों तुमने मेरे अपनों की जान ली, क्यों तुमने मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन मेरी कातिल रिमशा नहीं, तुम हो। नहीं उमैर, ऐसा मत कहो, रोजीना दर्द भरे लहजे में बोली। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारी कातिल नहीं। ये आदमजादी रिमशा तुम्हारी कातिल है। नहीं, रिमशा को तुमने उकसाया था। ना तुम नायला के साथ मिलकर वो खेल खेलती, ना रिमशा मुझे मारने पर मजबूर होती। तुमने वो साजिश इसलिए की थी क्योंकि तुम रिमशा को मेरी नज़रों से गिराना चाहती थी, लेकिन हुआ इसके बरक्स था। मैं रिमशा की नज़रों से गिर गया और उसका भरोसा बहाल करने की बजाय मैंने अब्बू के प्रेशर में आकर तुमसे शादी कर ली। ऐसे में तुम ही बताओ वो क्या करती, उमैर ने कहा। रोजीना ने अपने दोनों हाथ उमैर के सामने जोड़ दिए। उमैर, मैं तुम्हारी नज़रों में गिर गई हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारा मिलन मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम इंसान और मैं आतिशी मखलूक, लेकिन तुम मुझे माफ़ तो कर सकते हो। मुझे मोहब्बत नहीं दे सकते, लेकिन मुझे अपनी नज़रों से तो ना गिराओ। उमैर ने कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर माफ़ करूँगा कि तुम वादा करो कि तुम किसी जिन्नाती बस्ती में चली जाओगी और कभी वापस लौट कर नहीं आओगी। मैं हर जुमेरात को तुमसे मिलने आऊँगा, हम अच्छे दोस्त रहेंगे। बोलो, मंजूर है? उमैर की बात सुनकर रोजीना खुश हो गई। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर वो रिमशा की तरफ मुड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारे भाई की कातिल हूँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को उमैर की मोहब्बत में मारा था और अब मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है, इसलिए मैं इंसानी दुनिया से लौट कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रोजीना ने उमैर से कहा, मैं हर जुमेरात को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, और फिर वहाँ से गायब हो गई। रिमशा ने उमैर की रूह से कहा, उमैर, तुमने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मरते मरते भी मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया और आज मेरे घर वालों को इस जिनजादी के शर से भी बचा लिया। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर न कर सकी। इतना कहकर रिमशा खामोश हो गई। उसकी आंखों में मोती जगमगा रहे थे। उमैर ने कहा, बस अब जो हो गया उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं। जाओ, एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। और एक राज की बात बताऊं? आखिर में उमैर ने सरगोशी के अंदाज में कहा। हाँ बताओ, रिमशा अपने आंसू साफ करते हुए बोली। उमैर ने कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा, बस मुझे हर जुमेरात को यूं ही पुकार लेना। बैक वक्त मैं 2 लड़कियों से मोहब्बत करूँगा। उमैर का लहजा शरीर हुआ तो रिमशा मुस्कुराने लगी। बस यूं ही हंसती रहा करो, अब मैं जा रहा हूँ, उमैर ने कहा और गायब हो गया। रिमशा ने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए, क्योंकि उसने नई जिंदगी शुरू करनी थी, सिर्फ अपने वालिदैन के लिए, क्योंकि वो दोबारा अपने वालिदैन को औलाद का दुख नहीं देना चाहती थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।